नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रॉबिन शर्मा और आप सभी के सामने मैं इस वीडियो के अंदर जो आपका इस साल यानी कि 2025-26 का बजट पेश किया गया है, उसकी हाइलाइट्स को डिस्कस करूंगा। तो ये बजट की हाइलाइट्स को डिस्कस करने का मुख्य जो हमारा एजेंडा रहेगा, वो रहेगा जो अपकमिंग एग्जामिनेशंस के अंदर स्टूडेंट्स अपीयर करने जा रहे हैं, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हो, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं, सीपीयू से लेकर सिलेक्शन पोस्ट से लेकर सीजीएल 2025, सीएचएसएल 2025, एमटीएस एंड ऑल, जितने भी ऐसे एग्जाम है जहां पर आपका जीके जीएस और करंट अफेयर वाला पोर्शन आता है, उन सभी के लिए ये वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, 20 से 25 मिनट की आपकी ये वीडियो होगी जिसके अंदर मैं आप लोगों को इस साल के बजट के जो इम्पोर्टेंट मुख्य पॉइंट्स हैं, वो एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए अपने इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और डिस्कस करते हैं इस साल के बजट के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट विशेषताएँ जो कि इस साल के बजट में आपको नज़र आने वाली है। तो चलिए भई, सबसे पहली चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती है कि कौन-सा मंत्रालय आपके इस बजट को पेश करने में इन्वॉल्व रहता है, तो याद रखिएगा आपका वित्त मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट डिवीज़न इस बजट को प्रिपेयर करने में आपका इन्वॉल्व रहता है। अब सबसे पहला बिंदु जो हमारे सामने आएगा जिसे हमें डिस्कस करने की ज़रूरत होगी, वो होगी कि भई हमारी जो जर्नी रहने वाली है विकास को लेकर वो किस प्रकार से रहने वाली है। तो कुछ आपके सामने विकास के जो इंजन्स हैं, जो कि हमारे देश के विकास में अपने आप का रोल अदा करते हैं, वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे, जिसमें कि आपकी कृषि यानी कि आपका एग्रीकल्चर, जिसमें कि आपका माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज़ जिनको हम एमएसएमई कहते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी आप लोगों को इन्वेस्टमेंट नज़र आती है, जो भी आप लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन्स नज़र आते हैं, वो एक्सपोर्ट यानी कि हमारे देश से होने वाले जो आपके निर्यात हैं, वो। तो इनके ऊपर चर्चा हम करेंगे इस डेवलपमेंट की जर्नी के अंदर। उसके बाद हम एक-एक करके ना हर बिंदु को ओपन करेंगे कि किस प्रकार से इन सभी बिंदुओं पर आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखो, जब हम अपने देश के विकास की बात करते हैं, अपने देश को विकसित करने की बात करते हैं, तो उसको लेकर हमें ना कुछ एस्पिरेशंस लेनी होती हैं। कुछ पॉइंट्स को दिमाग में रखना होता है कि इन अगर हम बिंदुओं को फॉलो करेंगे, तो हमारे लिए हमारे देश को विकसित बनाने के कुछ ये स्टेप्स नज़र आएँगे। जैसे कि पहले बिंदु पर हमारे देश के अंदर जो ग्रोथ है, उसमें तेज़ी आनी चाहिए। जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उसके अंदर आपको इंक्लूसिवनेस नज़र आनी चाहिए, यानी कि हर पार्ट डेवलप होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि किसी एक बिंदु को आप डेवलप ना करें और दूसरे बिंदु को आप ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करें। तो आपको हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको पावर देनी पड़ेगी सो दैट कि वो अपने जेब से खर्चा निकाल सकें। अब वो खर्चा कब निकालेंगे? जब उनके ऊपर पड़ने वाले जो टैक्स बर्डन है, वो कम किए जाएँगे। प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स के अंदर तेजी लाना, उनके ग्राफ को ऊपर की तरफ लेकर जाना और जो हर घर आपको नज़र आते हैं, जो इंडिविजुअल हाउसहोल्ड्स आपको नज़र आते हैं, उनके सेटलमेंट्स को या फिर सेंटिमेंट्स को अपलिफ्ट करना, ऊपर लेकर आना। तो ये हमने एस्पिरेशंस डिस्कस करी कि किस प्रकार से हमारे देश को हम विकसित कैटेगरी के अंदर लेकर जा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे उन मेजर्स को, उन इम्पोर्टेंट बिंदुस को जिनको फोकस रखा गया है गरीब, यूथ, अन्नदाता एंड नारी के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर लेते हैं वो कर लेते हैं कि हमारे देश की जो एग्रीकल्चर विकास है, जो कृषि ग्रोथ है और रूरल प्रॉस्पेरिटी को बिल्ड करना है, इसको किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाएगा। तो इसमें आपके सामने कुछ बिंदु नजर आएंगे, जैसे कि पहला बिंदु आप लोगों को नजर आ रहा होगा प्रधानमंत्री धन धन्य कृषि योजना। यहाँ पर जो आपके एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उनको क्या करा जाएगा? डेवलप करा जाएगा। लगभग 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट को कवर करके आप 1.7 करोड़ फैमिली को क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। इसी प्रकार से नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, यानी कि आपको जो ऐसे बीज हैं, ऐसे सीड्स हैं जिनकी हाई यील्डिंग कैपेसिटी है, उनको क्या करना है? डेवलप करना है। उनके ऊपर टारगेटेड प्रोपोगेशन लेकर आना है। क्लाइमेट से लेकर जितने भी आपकी रेजिलियंस होनी चाहिए, उस पर आप लोगों को ध्यान देना है सो दैट के इस प्रकार के बीजों के उत्पादन में मदद करी जा सके।
इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म लोन है वो लगभग 7.77 करोड़ फैमिली को प्रोवाइड करने को लेकर मदद दी जा सके, या फिर फिशरमैन को लोन दिए जा सके, जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको लोन दिए जा सके, जिनको लोन देने की जो लिमिट की यहाँ पर बात हो रही है वो बात हो रही है 5 लाख तक की। इसके अलावा कॉटन की प्रोडक्टिविटी पर भी इनका एक मिशन है। इन्होंने कहा है कि भाई हम 5 साल का अपना मिशन रखते हैं जहां पर जो कॉटन फार्मिंग है उसकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हम ध्यान दें। इसको लेकर बहुत बड़ा फेज फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर यूज किया है कि भाई हमारा ये बहुत इंपॉर्टेंट भाग है जिस पर हम जोर देने जा रहे हैं। इसके अलावा बिहार के अंदर मखाना बोर्ड को स्थापित किया जाएगा सो दैट के उसकी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, उसका वैल्यू एडिशन, मार्केटिंग, इन सभी की चीजों को क्या करा जा सके, इम्प्रूव कराया जा सके। जो दालें होती हैं यानी कि पल्सेस होती हैं उसमें हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके, तो इसको लेकर हमारा एक 6 साल का मिशन लॉन्च किया गया है जिसमें कि तूर, उड़द और मसूर पर स्पेशल फोकस डाला गया है। कॉमर्शियल अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट प्रोवाइड कराने के लिए आपके जो क्लाइमेट रेजिलिएंट सीड्स हैं उनको डेवलप किया जाए, प्रोटीन कंटेंट को एनहेंस किया जाए, उत्पादकता को बढ़ाया जाए, पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज को इम्प्रूव किया जाए, उनको मैनेज करना हो, उनको जो किसान हैं उनको उनको अगर कोई रिम्यूनरेटिव प्राइसेस देने हो वो प्रोवाइड करने हो, तो इसको लेकर भी ये 6 साल का एक मिशन पल्सेस यानी कि दालों को लेकर लॉन्च किया गया है। इसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी है उसको लेकर इंडिया को आप एक उत्प्रेरक के रूप में देखना चाहते हैं, यानी कि जो रूरल कम्युनिटी हब है उसकी को लोकेशन प्रोवाइड करी जाए, इंस्टीट्यूशनल अकाउंट सर्विसेज प्रोवाइड करी जाए, कैश आउट, ईएमआई पिकअप हो, क्रेडिट सर्विसेज हो, माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करे जाए, असिस्टेड डिजिटल सर्विसेज दी जाए। तो ये रूरल इकोनॉमी को तेजी से बढ़ाने के लिए कुछ ध्यान देने के ऊपर फोकस किया गया। अब हम आ जाते हैं एमएसएमई और मेक इन इंडिया को आगे लेकर जाने के लिए जो इनके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव हैं। जैसे कि एक स्कीम है जो कि पहली बार एंटरप्रेन्योर्स को लेकर लाई गई है, तो 5 लाख फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स जिसमें कि महिलाएं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, एक नई स्कीम को लॉन्च किया गया है जिसका आप लोगों को नेक्स्ट 5 इयर्स तक लगभग 2 करोड़ तक के लोन प्रोवाइड करने का जिक्र है। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे देश के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनको आपका फोकस किया जाए, जो बिजनेस को चलाने के लिए कॉस्ट लगती है उसमें आपको ईज दिया जाए, वर्कफोर्स तैयार करा जाए जिससे कि जो जॉब्स हैं वो डिमांड आपकी क्रिएट करें। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट लाया जाए, टेक्नोलॉजी के ऊपर आपका ध्यान दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि हम तकनीकी रूप से बैकफुट पर रहें, हर तरीके की टेक्नोलॉजी अवेलेबल रहे, जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करी जा सके। तो ये मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में यानी कि उत्पादकता के क्षेत्र में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर फोकस रखने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी तरीके इनके द्वारा अपनाए गए हैं जो कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर आपके काम करेंगे। जैसे कि एक स्कीम है जहां पर फोकस प्रोडक्ट स्कीम फॉर फुटवियर एंड लेदर सेक्टर, इसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट है वो लगभग 22 लाख लोगों को दिए जाने की बात है, जिसके अंदर 4 लाख करोड़ का लगभग टर्नओवर जनरेट होगा और यहाँ पर 1.1 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट करने की बातें हो रही है। टॉय यानी कि खिलौने के सेक्टर के अंदर कुछ इन्होंने इंपॉर्टेंट मेजर्स लिए हैं कि भाई जो क्लस्टर स्किल्स हैं उनको डेवलप किया जाए, जो इकोसिस्टम है मैन्युफैक्चरिंग का वो हाई क्वालिटी हो, यूनिक हो, इनोवेटिव हो, तो इससे जो हमारे टॉयज हैं वो सस्टेनेबल रहेंगे और हमारे मेड इन इंडिया के ब्रांड को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने की बात है कि भी एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी को स्थापित करेंगे बिहार के अंदर, और इससे जो इनकम है फार्मर्स की उसको इनहेंस करा जाएगा, उनको स्किल किया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी जो युवा हैं हमारे देश के उनके लिए। इसके अलावा कुछ क्रेडिट भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं कुछ समय के गारंटी रूप में।
तो एमएसएमई के लेकर जो अभी है वो 5 है, अब इसको रिवाइज करके 10 कर दिया गया है। स्टार्टअप को लेकर 10 करोड़ से रिवाइज करके 20 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा एमएसएमई के जो क्लासिफिकेशन के क्राइटेरिया हैं उसमें भी इन्होंने रिवीजन किया है। जैसे कि जो इन्वेस्टमेंट है माइक्रो एंटरप्राइजेस की वो करंट 1 है, उसको रिवाइज करके 2.5 कर दिया गया है। इनका जो करंट टर्नओवर है वो 5 है, उसको रिवाइज करके 5 करोड़ कर दिया गया है। स्मॉल में करंट इन्वेस्टमेंट 10 तक की होती है, उसको रिवाइज करके इन्वेस्टमेंट को 25 करोड़ कर दिया गया है। करंट टर्नओवर इनका 50 करोड़ है, उसको रिवाइज करके 100 करोड़ कर दिया गया है। मीडियम में जो करंट इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है वो अब 50 करोड़ है, उसको रिवाइज करके 125 कर दिया है। टर्नओवर 250 करोड़ है, उसको रिवाइज करके कितना कर दिया है, 500 करोड़ कर दिया है। अब इसके बाद आ जाते हैं भाई लोगों में, अर्थव्यवस्था में और इनोवेशन में क्या करना, इन्वेस्ट करना। तो कुछ आपके सामने आपको पॉइंट्स नजर आएंगे जिनके जरिए ये इन्वेस्टमेंट करे जा रहे हैं। सबसे पहला है सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। उसके बाद आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की कैपेसिटी को एक्सपेंड करना है, बढ़ाना है। जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स के अंदर कैंसर सेंटर्स हैं, डे केयर कैंसर सेंटर्स हैं, उसको लाया जाए। इसके अलावा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये क्या करेगी, ये एक डिजिटल फॉर्म प्रोवाइड करेगी भारतीय भाषाओं में स्कूलों को लेकर और हायर एजुकेशन को लेकर। 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग्स को सेटअप किया जाएगा, जिनके अंदर ग्लोबल एक्सपर्टाइज और पार्टनरशिप आपको देखने के लिए मिलेगी। अटल टिंकरिंग लैब्स को स्थापित किया जाएगा, लगभग 50,000 लैब्स को गवर्नमेंट स्कूल के अंदर अगले 5 सालों में स्थापित किया जाएगा। सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एजुकेशन, तो यहाँ पर लगभग टोटल 500 करोड़ इन्होंने अलोकेट किया है एआई की एजुकेशन को लेकर। इसके अलावा रूरल एरिया में जो ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी है उसको सभी गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर प्रोवाइड कराया जाए। इसके अलावा 10,000 एडिशनल सीट्स, जिनका गोल है कि भाई 75,000 सीट हम करेंगे अगले 5 सालों में। तो मेडिकल एजुकेशन के अंदर भी एक्सपेंशन करने की बात है। पीएम स्वनिधि, इसको रिवैम्प किया जाएगा, जिसके अंदर जो इनहेंस्ड लोन्स हैं बैंक से, यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट को प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर कुछ चीजें हैं, जैसे कि ई श्रम पोर्टल और हेल्थ केयर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पीएम जन आरोग्य योजना के तहत। अब इसमें कुछ ऐसी और भी चीजें हैं, जैसे कि राज्यों को सपोर्ट करा जा रहा है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में। तो यहां पर 1.5 लाख करोड़ का एलोकेशन कर रहे हैं। 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन है राज्यों के लिए, सो दैट के वो अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और अपने रिफॉर्म्स को लेकर इंसेंटिव्स ले सके। जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज को अचीव करेंगे और इसको 2028 तक एक्सटेंड करा जा रहा है और टोटल आउटले को भी यहां पर बढ़ाया गया है, यानी कि पैसा भी इसके अंदर और डाला गया है। पावर सेक्टर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म्स है उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा और जो आपका इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन है उसको भी ऑगमेंट किया जाएगा। एडिशनल बोरोइंग 0.5% की राज्यों को दी जाएगी, जो कि इन रिफॉर्म्स के अंदर कंटिंजेंट है। एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025-30 को लॉन्च किया गया है कि भाई आप 10 लाख करोड़ नए प्रोजेक्ट को लगाएंगे। अर्बन चैलेंज फंड के अंदर 1 लाख करोड़ प्रपोजल्स दिए जाएंगे सिटीज को ग्रोथ हब्स बनाने के लिए, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट करने के लिए शहरों का, और वाटर और सैनिटेशन के क्षेत्र में। मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के अंदर 25,000 करोड़ एक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग दी गई है, जिसमें कि 49 कंट्रीब्यूशन सरकार देगी। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन विकसित भारत के अंदर कुछ संशोधन किए गए हैं। इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं एटॉमिक एनर्जी एक्ट के अंदर, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट के अंदर, जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप है वो इंप्रूव होगी। उड़ान के अंदर जो रीजनल कनेक्टिविटी है वो 120 नई डेस्टिनेशन तक पहुंचाई जाएगी और लगभग 4 करोड़ पैसेंजर को 10 साल के अंदर इन डेस्टिनेशन तक पहुंचाने को लेकर ध्यान दिया जाएगा।
बिहार को लेकर काफी ध्यान दिया गया है, जिनको ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट उनके वेस्टर्न कोशी कैनल ईआरएम प्रोजेक्ट को लेकर दिए गए हैं। स्वाहिम फंड 2.0 जिसके अंदर 15,000 करोड़ दिए गए हैं खर्चे के लिए, सो दैट के 1 लाख ड्वेलिंग यूनिट को ब्लेंडेड फाइनेंस के थ्रू कंप्लीट कराया जा सके। टूरिज्म यानी कि जो टूरिज्म का क्षेत्र होता है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जा सके, इसको लेकर क्या किया है, टॉप 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन साइट्स को डेवलप किया गया है राज्यों के साथ मिलकर। परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव दिए जाएंगे स्टेट्स को कि आपकी परफॉर्मेंस किस प्रकार से है। ई वीजा फैसिलिटीज को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। मुद्रा लोन दिए जाएंगे होम स्टेज को लेकर, सो दैट के लोग होम स्टे का वहां पर कोई अपना नया तरीका निकाल सकें। यूथ के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इस क्षेत्र के अंदर दिए जाएंगे। ईज ऑफ ट्रेवल और कनेक्टिविटी टूरिज्म डेस्टिनेशन को लेकर इंप्रूव करी जाएगी। पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंदर आ जाते हैं, जहां पर 10,000 फेलोशिप टेक्नोलॉजिकल रिसर्च और आईआईटी आईआईएससी को प्रोवाइड करेंगे। रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के अंदर 20,000 करोड़ को एलोकेट कर रहे हैं, सो दैट के प्राइवेट सेक्टर ड्रिवन रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन इनिशिएटिव लिया जा सके। जीन बैंक इसको लेकर, क्रॉप्स को लेकर यहाँ पर स्थापित करी गई है। सेकंड जीन बैंक होगा जिसमें 10 लाख जर्मप्लाज्म लाइंस को सेटअप किया जाएगा न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को इंप्रूव करने के लिए। नेशनल जियो स्पेशल मिशन के अंदर जो फाउंडेशनल जियो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर है और डेटा है उनको डेवलप किया जाएगा। पीएम गति शक्ति को यूज करके जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग हो, डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हो, इनको यहाँ पर मदद दी जाएगी। ज्ञान भारत मिशन के अंतर्गत जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है उनको कंजर्व करना, उनको डॉक्यूमेंट करने की बात हुई है। लगभग 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी है इंडियन नॉलेज सिस्टम का, उसको सेटअप किया जाएगा कि आप नॉलेज शेयर कर सकें। अब एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन नजर आता है आपको यहाँ पर, जहां पर जो सेक्टोरल और मिनिस्ट्रल टारगेट है वो क्या करेंगे, मदद करेंगे कि एक्सपोर्ट क्रेडिट को क्या करा जा सके, एक्सेस करा जा सके। जो क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग होती है उसको सपोर्ट मिल सके और एमएसएमई को सपोर्ट दिया जाएगा, सो दैट के जो नॉन टैरिफ मेजर्स ओवरसीज मार्केट में दिए जाते हैं उनको ये टैकल कर सके। भारत ट्रेड नेट एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड को सेटअप करेगा एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस को डॉक्यूमेंट करने में मदद मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर ये सपोर्ट करेगा। नेशनल फ्रेमवर्क जीसीसी को लेकर आया है, जहां पर एक गाइडेंस है कि राज्यों के लिए कि आप ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर को प्रमोट कीजिए अपने इमर्जिंग टीयर 2 सिटीज के अंदर। जो गोदाम की फैसिलिटी है वो एयर कार्गो को तैयार करके यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फ्यूल को लेकर रिफॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क ये सर्व करेगा क्रेडिट नीड्स को, जो भी आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर है और लोग हैं रूरल एरियाज के लिए उनको। एनएबीएफआईडी को सेटअप किया जाएगा पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी के साथ, सो दैट के जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो लेकर आ सकें। जो जनरल केवाईसी रजिस्ट्री है उसको रिवैम्प किया जाएगा और 2025 के अंदर इसको रोल आउट किया जाएगा। जो स्पीडी अप्रूवल है कंपनी मर्जर्स के, उनके प्रोसीजर्स और रिक्वायरमेंट का एक रैशनलाइजेशन तैयार किया जाएगा। एफडीआई लिमिट जो है इंश्योरेंस सेक्टर की उसको रेज किया जाएगा 74 से 100% तक। टैक्स रिफॉर्म्स देखो, जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं और जो प्रपोजल है उनको आपका न्यू इनकम टैक्स बिल के अंदर लाया जाएगा, जो कि 7 दिन के बाद आएगा। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अंदर जो फ्रेमवर्क है उनके जो प्रिंसिपल है वहां पर एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्टिविटी को ट्रस्ट करके अनलीश किया जाएगा। हाई लेवल कमेटी रेगुलेटरी रिफॉर्म को लेकर लाई जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स राज्यों के लिए आएगी। इसके अलावा जन विश्वास बिल 2.0 जो कि लगभग 100 प्रावधानों को अलग अलग लॉज के अंदर डीक्रिमिनलाइज करेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस के प्रपोजल देखेंगे भाई, यहाँ पर जो 7 टैरिफ रेट है उनको हटाया गया है और एक से ज्यादा सेस या फिर सरचार्ज अप्लाई नहीं होगा। जो इक्विवेलेंट सेस है किसी भी
ड्यूटी को इफेक्टिवली मेंटेन करने के लिए मोस्ट आइटम्स पर उसको आपका अप्लाई किया जाएगा। लोअर सेस सर्टेन आइटम्स के ऊपर लगाया जाएगा। मेक इन इंडिया को लेकर देख लेते हैं। जो ओपन सेल है एलईडी एलसीडी को लेकर उनको एग्जाम्पशन मिला है। लूम्स टेक्सटाइल्स के लिए, कैपिटल गुड्स, लिथियम आयन बैटरी या फिर मोबाइल फोन्स के लिए इनके ऊपर एग्जाम्पशन है भाई, ठीक है। और एमआरओ को लेकर प्रमोशन की बात है। 10 साल के लिए जो गुड्स आपके शिप बिल्डिंग एंड शिप फॉर ब्रेकिंग एक्सटेंशन ऑफ लाइम लिमिट, ये सब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। इम्प्रूव्ड एक्सेस मिलेगा लाइफ सेविंग मेडिसिन का, जैसे कि 36 सेविंग ड्रग्स मेडिसिन को एग्जेम्प्टेड लिस्ट के अंदर डाला गया है। 6 मेडिसिन के ऊपर 5% ड्यूटी लिस्ट के अंदर डाला गया है। और 37 ऐसी दवाइयां हैं और 39 ऐसे न्यू पेटेंट असिस्टेंस प्रोग्राम है जिसको इस लिस्ट के अंदर छूट दी गई है। डायरेक्ट टैक्स के प्रपोजल के अंदर देख लेते हैं। 0 से 4 लाख तक पर कोई नहीं, 4 से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10%, 12 से 16 पर 15%, 16 से 20 पर 16% और 20 से 24 पर 25% और मोर देन 24 पर 30% का पर्सनल इनकम टैक्स आपका लगेगा, ठीक है। टैक्स डिडक्शन जो लिमिट है सीनियर सिटीजन के लिए उसको डबल किया गया है 50,000 से 1 लाख तक। और जो एनुअल लिमिट है वो 2.4 लाख से टीडीएस के लिए इंक्रीज कर दिया गया है 6 लाख तक। वॉलेंटरीली कंप्लायंस को इंक्रीज किया गया है। यहाँ पर जो टाइम लिमिट है फाइल जो अपने रिटर्न आप करते हैं उनको एक्सटेंड करा जाएगा। और करंट जो लिमिट थी 2 साल की थी उसको बढ़ाकर 4 साल कर दिया गया है, ठीक है। चलिए भाई, अब रुपी को लेकर बात कर लेते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स का 22% है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी का आपको 5% रोल नजर आ रहा है। जीएसटी और बाकी के टैक्सेस का 18% है। कॉरपोरेशन टैक्स 17%, कस्टम्स का 4, नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट्स आपकी 1% है। नॉन टैक्स रिसिप्ट्स आपकी 9 है और बोरोविंग एंड अदर लाइबिलिटीज आपकी 24% है। जहां पर ये जाएंगे, जहां पर खर्चा होगा उसका भी आपके सामने आपको एलोकेशन नजर आ रहा है। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट में 20% जाएगा, पेंशन में 4%, बाकी के खर्चों में 8%, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके अंदर 8% इनका खर्चा जाएगा। फाइनेंस कमीशन और बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं उसके अंदर 8%। राज्यों के साथ जो टैक्सेस और ड्यूटीज शेयर होंगी उसमें 22% जाएगा। डिफेंस के अंदर 8%, मेजर सब्सिडीज में 6% और उसके बाद सेक्टर स्कीम के अंदर 16% का इनका खर्चा लगेगा। ये इनकी वो रिसीट्स हैं जो कि इनके पास आएंगी, जो इनके पास इनकी इनकम है। तो इनकी रेवेन्यू रिसिप्ट्स है, ठीक है। ये इनकी कैपिटल रिसीट्स है, ठीक है। ये इनके खर्चे हैं जहां जहां पर ये लगेंगे और इनको डेट वाइज आपको दिखाया गया है। ये इनके एक्सपेंडिचर है जो कि लगेंगे, ओके। ये इनका डेफिसिट ट्रेंड है कि भाई किस प्रकार से इनका ना एक वो अंतर बन रहा है, खर्चा जो इनका हो रहा है और जो इनके पास इनकम आ रही है उनके बीच का जो एक नेगेटिव वैल्यू बनता है उसको आप डेफिसिट कहते हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, जहां पर जीडीपी परसेंटेज में आपकी 2021-22 के लिए 6.7 और प्राइमरी डेफिसिट आप देखेंगे 25-26 में तो वो आपका काफी कम हो गया है, ओके। ये नेट रिसीट जो सेंटर की है उसका ट्रेंड है। ये स्टेट और यूटीज की आपकी टोटल ट्रांसफर रिसीट्स के बारे में आपको नजर आ रहा है। ये मेजर आइटम है जिन पर खर्चा होगा। सबसे ऊपर आपको नजर आ रहा है डिफेंस, उसके बाद जो ग्रामीण डेवलपमेंट है उस पर इनका खर्चा हो रहा है। होम अफेयर्स 3rd नंबर पे है। एग्रीकल्चर आपका 4थे नंबर पर है। एजुकेशन 5वें नंबर पर है जिस पर इनका खर्चा होने वाला है। हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, ये टोटल खर्चे हैं भाई आपके, ठीक है, जिन पर इनका ये टोटल आवंटन है करोड़ में है, ओके। सबसे लास्ट में साइंटिफिक डिपार्टमेंट है जिसके ऊपर इनका खर्चा होने जा रहा है। तो ये मुख्य हाइलाइट्स थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। इस पीडीएफ को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बाकी आप इस पीडीएफ को खुद से अच्छे से पॉज करके एक बार देख सकते हैं। तो ये मेजर हाईलाइट थी जिसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी आपके साथ मैं अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में मिलूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक भी मैंने डाला हुआ है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। वहां पर मैं इस वीडियो की पीडीएफ को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।